ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम काव्य खंड से जो कविता है कन्यादान, ये रचित है ऋतुराज जी के द्वारा। तो इसका अध्ययन करेंगे, इसका पाठ करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले पाठ को पढ़ने से पहले बेटा हम कवि परिचय जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ऋतुराज जी का जो जन्म हुआ था वो 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इन्होंने जयपुर से अंग्रेज़ी में एमए करने के पश्चात ये 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। बेटा ये टीचिंग लाइन में थे, 40 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। इससे सेवानिवृत्त हो गए। फिर इससे रिटायर होने के बाद इन्होंने 3 वर्षों तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल में विदेशी भाषा विशेषज्ञ का पद संभाला। इनकी कविताओं में जो हमें देखने को मिलता है वो है सामाजिक शोषण और विडंबनाओं का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। मतलब जो भी इन्होंने अपने समाज में होने वाले शोषण को, जो भी विडंबनाएं थी, उसका इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। अब तक इनके जो 10 काव्य संग्रह आ चुके हैं, उनमें जो प्रमुखता हैं, जिनके नाम लिए जाते हैं, वे हैं मैं आंगिरस, पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, लीला मुखारबिंद, सुरत निरत, आशा नाम नदी, कितना थोड़ा वक्त, अबेकस प्रबोध चंद्रोदय एवं चुनी हुई जो कविताएं हैं वो प्रकाशित इनकी हो चुकी हैं। इन्होंने लज्जाराम मेहता, इनकी जो आलोचनात्मक एवं कविता की बात थी, ये इनकी संपादित रचना है, एडिट किया है। इनको जो सम्मान मिले हैं वो हैं पहल सम्मान, बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुब्रमण्यम भारती हिंदी सेवी सम्मान आदि से इन्हें विभूषित किया जा चुका है। बेटा ये तो था इनके बारे में, इनका परिचय। अब आप पाठ के बारे में जान लीजिए, पाठ की रूपरेखा जान लीजिए। प्रस्तुत कविता में जो कवि कहना चाहते हैं वो स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही जो स्त्री है वो कोमल होती है, लेकिन उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए, जैसा कि हमारा समाज मानता है। उसका इन्होंने मतलब जो मजाक उड़ाते हैं जो लोग, इसका उन्होंने विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इन्होंने केवल ये नहीं कि केवल एक भावुकता आ रही है, इन्होंने जो एक माँ अनुभव करती है, जो उसकी पीड़ा होती है, उसकी इन्होंने यहाँ पे अभिव्यक्ति की है। माँ जो है अपनी भोली भाली निश्चल जिसके हृदय में कोई भी छल ना हो, और अनुभव शून्य जिसको अभी किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं हुआ है, उस बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई कि अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। कन्यादान देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि उसका विवाह होने जा रहा है। उस लड़की को, उस बेटी को आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति, क्योंकि विवाह के पश्चात हर एक लड़की की जो स्थिति होती है वो परिवर्तित हो जाती है, जो एक सामान्य उसकी दिनचर्या होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो उसी में जो आने वाले परिस्थितियां हैं, उन्हीं में आने वाले जो परिवर्तन हैं, उनके प्रति माँ जो है अपनी बेटी को सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। यहाँ पे देखिए, वो ये नहीं कह रही है कि जो चली आ रही रूढ़ियाँ हैं उन्हीं को अपनाना है, उसका ये प्रतिकार करती है। वो कहती है कि जब तुम्हारे सम्मान में कभी भी खेद आएगा, जब भी तुम्हारे सम्मान में चोट पहुंचेगी, तो उसका तुम विरोध अवश्य करना। यहाँ पे देखिए उल्टा है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। ये जो कविता है ये बताती है कि स्त्री जीवन में जो स्थितियाँ आ जाती हैं, कई कुरीतियाँ ऐसी होती हैं, जो बुरी रीतियाँ होती हैं, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, जो रूढ़िवादी सोच के होते हैं, तो जो एक स्त्री के जीवन को दुखमय बना देते हैं, नीरस बना देते हैं,
एक कहा जाए कि नरक बना देते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी चर्चा की गई है। तो चलिए बेटा हम अब कविता का पाठ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बेटा अब यहाँ पे ध्यान से इतना सुनिए, इतना समझिएगा। प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक, जो सच्चा होता है। वक्त का मतलब समय, आप जानते हैं। और पूंजी क्या होती है? धन। धन। और सयानी का मतलब है समझदार, सयानी। आभास, महसूस होना या प्रतीत होना। बाँचना, बाँचना का मतलब होता है कहना या पढ़ना या फिर समझना। दुख बाँचना नहीं आता था, मतलब दुख को बताना नहीं आता था। पाठिका मतलब पढ़ने वाले, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी आप पाठकगण हैं। धुंधला, अस्पष्ट हो गया, अस्पष्ट जैसे जो ठीक से ना दिखाई दे, धुंधला हो गया। लयबद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ, किस में बंधा हुआ? लय में, मतलब लय से भरी हुई। अब दोबारा से पढ़ते हैं, ये आपकी कठिन शब्द थे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे जो प्रस्तुत कविता है, इसमें जो कन्यादान के समय माँ जो है अपनी बेटी को, स्त्री के जो परंपरागत आदर्श चले आ रहे हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे आदर्श हैं, उनसे हटकर सीख दे रही है। ध्यान से समझिएगा, इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की, पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। माँ ने जो अपने समय में दुख झेले थे, जो पीड़ा सही थी, उसी के अनुभव के आधार पर वो अपनी बेटी को मजबूत होने के लिए कह रही है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, जब उसका कन्यादान किया, उसके बाद कन्यादान के बाद जब उसको विदा करने लगी अपने घर से, तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। देखिए, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जिसको वो अपनी संपत्ति मानती थी, जिसको वो अपना धन मानती थी, आज वो किसी और के घर में ऐसा लग रहा है मानो कन्यादान के रूप में दे रही है। उस समय उसका जो दुख था वो स्वाभाविक था। बेटा स्वाभाविक का मतलब है, कहने का अर्थ है कि हर माता पिता को अपनी बेटी को विदा करते समय दुख की अनुभूति होती है, तो वो दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी जो है माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। एक लड़की जो होती है वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होती है, ज़्यादा मिली घुली होती है। तो यहाँ पर जब बेटी माँ से विदा हो रही है, तो माँ भी उसको अपने सुख दुख की बात बता रही है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। बेटा देखिए, उसमें कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि उसको दुख इसलिए भी हो रहा है, उसको चिंता इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसकी बेटी अभी क्या है, सयानी नहीं हुई है, अभी उसमें इतनी बुद्धि नहीं आई है, उसमें संसार की चालाकियों को समझने की समझ नहीं थी। और उसे ससुराल पक्ष की, जो ससुराल में जो कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का उसको अभी ज्ञान नहीं है। उस समय का समाज जो था, तत्कालीन जो समाज था, वो रूढ़िगत और काफ़ी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला था और उसको कठोरता से पालन करवाता था। बहुओं के मामले में ये बात ज़्यादा थी, तो इसीलिए उसकी माँ जो हो रही है वो चिंतित है और परेशान है। अब वो कहती है माँ कि उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, लेकिन दुख किसे कहते हैं ये नहीं पता था। मतलब दुख बाँचना नहीं आता था, सुख का तो उसको आभास था। फिर बाद में वो कहती है कि
पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब क्या कह रही है कि वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। जो बेटी थी उसको इतना तो पता था कि एक जब इस बंधन में, विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उसके दो पक्ष हैं, एक दुख का एक सुख का। तो उसको सुख का तो पता था, उसके सुरीले और मोहक पक्ष का तो पता था, लेकिन विवाह के पश्चात जो एक महिला में, जो एक स्त्री के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, जो उसको दुख झेलने पड़ते हैं, जो उसको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, उससे वो अनजान थी। वो उन्हीं मोहक पक्ष के काल्पनिक सुखों में जी रही थी, उसकी बेटी। अब आगे देखेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बेटा देखिए कितनी गूढ़ बात है, ध्यान से समझना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ध्यान से समझिए, जो प्रस्तुत कविता है इसमें जो माँ है अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। तुम ये मत सोचना, तुम खुश मत होना अपनी सुंदरता पर, रीझना मत, मोहित मत हो जाना। साथ ही आग से भी सावधान रहना। आग से सावधान रहना मतलब जब क्योंकि तुम्हें रसोई में काम करना पड़ेगा तो उस आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती हैं। कहने का अर्थ है कि अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। अगर ससुराल पक्ष के लोग तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म करें, तुम्हें आग में झुलसाना चाहें, तो तब तुम इनका विरोध करना। और इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति जो स्त्री मोह होता है, जो उसकी कमज़ोरी होते हैं, उसकी सच्चाई का ज्ञान कराते हुए कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत फंसना, मतलब मत पड़ना। देखिए लिखा है अगली लाइन, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब हर एक स्त्री को वस्त्र और आभूषण से अत्यधिक प्रेम होता है। तो यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि बेटा इसको कमज़ोरी मत बनाना, इसके मोह में तुम मत पड़ना। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बेटा देखिए इस लाइन में बहुत गहरी बात है। कहती हैं कि ये तो जो है दूसरों के द्वारा जो किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमज़ोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। बेटा ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा कि जब विवाह होगा तो विवाह के बंधन में बंधकर पूरे जो परिवार है, पूरे परिवारों की जिम्मेदारियों को तुम्हें निभाना होगा। वो तुमसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रशंसात्मक शब्द बोलेंगे तो उस बंधन में वो तुम्हें जकड़ना चाहेंगे। तुम ज़रूर एक लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित मत करना, या फिर अगर वो तुम पर अत्याचार करे तो उसे दुर्बल की तरह मत सहना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना। देखो उन्होंने क्या कहा कि लड़की को कभी भी कमज़ोर ना समझा जा सके, इसीलिए। और माँ ने अपनी लड़की को लास्ट में क्या सलाह दी, क्या अंत में बोला कि तू मन से लड़की की तरह, देखो अंतिम पंक्तियाँ हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। वो लास्ट में क्या क्या सलाह देती हैं कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, मतलब जिसके मन में कोई छल नहीं रहता है, जो निष्कपट होता है, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। लोक व्यवहार, लोगों से व्यवहार करने में सावधान रहना। अपनी सरल
प्रकट ना होने देना, तुम ये मत दूसरे को करना, ये शो मत होने देना, ये प्रदर्शित मत करना कि तुम बहुत सरल हो, वरना लोग तुम्हें मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। क्योंकि कमज़ोर को ही सताया जाता है, तो कभी भी लड़की तो होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि कमज़ोर कभी भी मत दिखना, क्योंकि अगर कमज़ोर तुमने अपने आप को प्रदर्शित किया तो वो सब तुझ पर अत्याचार, तेरा शोषण करेंगे। तो बेटा ये हमारी एक लघु कविता थी, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा था। तो आप लोगों को यहाँ पे जहाँ पर भी कहीं पे भी अगर कठिनाई आई है, किसी शब्द में कठिनाई आई है, किसी पंक्ति में कठिनाई आई है, तो आप बार बार इसको सुनेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बेहिचक पूछेंगे। बेटा अब इनके प्रश्न उत्तर देख लीजिए, मैं समझा देती हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बेटा यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया, ये हमारी कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं। देखो लड़कियाँ जो होती हैं वो शालीन होती हैं, परंतु अक्सर क्या होता है, उनकी शालीनता और कोमलता को उनकी कमज़ोरी मान लिया जाता है। उन्हें कमज़ोर समझकर उन पर बहुत सारे शोषण, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो माँ है, माँ अपनी बेटी के विदा के समय बेटी को समझाती है कि तू लड़की तो हो ना, मतलब लड़की जैसी, पर उसके बाद क्या कहती हैं, लड़की हो ना, बिल्कुल लड़कियों जैसे कोमलता भाव तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन उसके जैसे दिखाई मत देना। कहने का अर्थ है कि शालीनता के गुणों को संजो कर रहना, सबका सम्मान करना, लेकिन लड़की जैसी कभी किसी को कमज़ोर मत दिखना और उनके अत्याचारों को सहन करने की गलती मत करना। अगर तुमने एक बार उनके अत्याचार को सहन कर लिया तो वो हमेशा सदैव तुम्हारा शोषण ही करेंगे और तुम भी शोषण का शिकार बनती रहोगी। मेरा अगला प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे समाज में आज भी कई दहेज लोभी हैं, और वो दानव रूपी मनुष्य जो हैं, वो जो दहेज लोभी मनुष्य हैं, वो स्त्रियों को क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो अपने घर की बहुएं होती हैं उनको अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं और उनके साथ बहुत ही अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनको आग में जलाकर या तो खुद जला देते हैं या फिर उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो आत्महत्या कर लें। तो यहाँ पे वो यही चीज़ जो कवि है इस ओर प्रदर्शित कर रहा है, उसी स्थिति की ओर प्रदर्शित हमारा संकेत कर रहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब एक महिला जो है वो रसोई का काम संभालने के लिए होती है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, अपना आत्मदाह करने के लिए नहीं। अब दूसरा है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि अभी वो सयानी नहीं हुई है, वो अभी समाज की चालाकियों से अनजान है, उसको अभी दुख की सही पहचान नहीं है, और यदि वह सचेत रहेगी तो विपरीत स्थिति आने पर भी उनका सामना आसानी से कर सकती है और अपने जीवन को, और ना वह अपने जीवन को तुच्छ समझकर आग में जलेगी और ना दूसरों को ऐसा करने देगी। अब अगला है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्द कीजिए। अब ये तो आपको खुद लिखना है। आप क्या लिखेंगे कि लड़की सरल स्वभाव की प्रतीत हो रही है और उसको केवल सुखों का एहसास है, दुखों से वह भी अनजान है, उसको यथार्थ की अभी पहचान नहीं हुई है, उसको अभी जीवन के सुलझे हुए पथों पर ही चलना आता है और अभी वो केवल मधुर कल्पनाओं के लोक में विचरण करती है और बहू की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों से वो अभी बिल्कुल अनभिज्ञ है। अब अगला प्रश्न है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो बेटा आपको पता है कि बेटी का जो लगाव होता है वो माँ से सबसे अधिक होता है, वह उसके सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है और माँ भी अपनी बेटी को पूंजी की तरह, मतलब धन की तरह सहेज कर पालती पोसती है और विवाह के बाद यह पूंजी भी जाने वाली होती है, मतलब कन्यादान के बाद वो दूसरे घर चली जाती है। तो इसीलिए वो अपनी बेटी को अंतिम पूंजी लग रही है, क्योंकि उसके बचाने के बाद उसका कौन सुख दुख पूछेगा और वह अपने मान की बात किससे कहेगी। तो ये
इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, तो आप इसको भी एक एक पॉइंट करके लिख देंगे कि उन्होंने कहा कि परंपरागत जो आदर्श हैं, जो स्वाभाविकताएं हैं, उनसे हटकर जीवन की सीख देते हुए कहती है कि एक सामान्य लड़की की तरह चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, मतलब पानी में अपना चेहरा ही देखते हुए खुश मत हो जाना। और वस्त्र और आभूषण भी स्त्री जीवन के बंधन होते हैं, इनके चक्कर में भी मत पड़ना। और इस सच को समझते हुए सावधान होकर इनका प्रयोग करना और लड़की की तरह शालीन और अच्छा आचरण अवश्य करना अपने। लेकिन इसके अलावा जब तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो, तो उसका खुलकर विरोध करना। अत्याचार को ही अपनी किस्मत मान लेना या उसको ही नियति मानकर सहन मत करना, उनका डटकर प्रतिकार करना। यही जो है माँ ने अपनी लड़की को जीवन के कटु सत्य के प्रति सचेत किया है। तो बेटा ये हमारी कविता थी, हमारे क्वेश्चन आंसर थे। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।